अच्छा बताइएगा कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसानों को द्वारा, सन्यासियों के द्वारा। ठीक है, कहाँ किया गया? बंगाल में। उस समय बंगाल बिहार एक ही था और ये 1760 से लेकर सन 1800 ईस्वी तक चला और इसके नेता थे केना सरकार एवं बिरजी नारायण। और ये प्रश्न आता है कि आखिर सन्यासियों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासियों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सो अकाल वकाल आया था और भूमि कर के साथ साथ तीर्थ यात्रा कर को भी बढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये सन्यासी जो थे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसके नेता केना सरकार एवं बिरजी नारायण थे और इन लोगों के द्वारा सन्यासियों के द्वारा अंग्रेजों के कोठियों को लूटा गया और साथ ही मारा पीटा भी खूब गया। अच्छा काम किया सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना सन 1887 में किसने की थी? DBN दादा भाई नौरोजी। और यही वो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने धन का पलायन यानी कि स्केप ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का वर्णन किया अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में और बताया कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ से धन ले जाकर गंगा नदी से धन उठाते हैं और लंदन के टेम्स नदी में ले जाकर डाल देते हैं। ठीक है, हालांकि नौरोजी दत्त एवं वाचा ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्केप ऑफ वेल्थ यानी कि धन के पलायन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी जो हैं ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लंदन के फिन्सबरी से सन 1892 में चुनाव जीते हैं। सर्वप्रथम चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, एक और प्रश्न आता है यहाँ से कि 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और यहीं पर सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई। क्या की गई? स्वराज की मांग की गई। ठीक है, और किस में? तो कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये कहाँ हुआ था? 1906 में कलकत्ता में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रश्न है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया तो इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, यही से प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया अर्थात प्रभावी हो गया। ठीक है, अच्छा कलकत्ता के टाउन हॉल से इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया? 7 अगस्त 1905 को। तो खूब ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा यानी कि उस समय खाली घोषणा किया गया था, बांटा नहीं गया। ये कब हुआ? 7 अगस्त 20 जुलाई 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन के निर्णय को लागू कर दिया गया, प्रभावित कर दिया गया अर्थात बंगाल को बांट दिया गया, ये होगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अच्छा जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो कौन कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया, बंगाल एक है के नारे लगाए गए। उसके अलावा राखी दिवस भी मनाया गया, जो हाथ पर महिलाएं राखी बांधती हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर। और स्वदेशी आंदोलन चलाने का सर्वप्रथम विचार बंगाल विभाजन के विरोध में किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था अपने पत्र जिसका नाम है संजीवनी। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने जो है अपने पत्र संजीवनी के माध्यम से सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाने का मत दिया, मैंने राय दिया, तो होंगे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में इसे अन्य किस आंदोलन के नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, देखिए यही जो बंगाल विभाजन है ना, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो इस स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर ही गरम दल एवं नरम दल में ये 1906 वाले जो कलकत्ता में
हो रहा था कांग्रेस का बैठक, अधिवेशन। उसी में यहाँ पर विरोध हो गया, क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए। आखिर अंग्रेज दूसरे जगह के हैं, हमारे देश में आकर और हम ही को बांटने का काम कर रहा है। इसी पर विवाद हुआ और यहाँ गरम दल वाले जो थे वे चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए कलकत्ता में, लेकिन दादा भाई नौरोजी का नाम जब आ गया तो पीछे हट गए। इसी का नतीजा है कि ठीक एक वर्ष बाद सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हो जाता है, सूरत फूट हो जाता है। वहां पर गरम दल एवं नरम दल बंट जाते हैं। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, सूरत वाले के रास बिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा लो आप लोग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अच्छा, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही, ठीक है, किसने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और यही आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो मैं एक यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने दो देशों के राष्ट्रीय गीत की रचना की है, राष्ट्रीय गान की रचना की है, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक तो यहाँ जन गण मन लिखा है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बांग्लादेश के लिए भी अमार सोनार बांग्ला उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसके द्वारा जो है बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी, अश्वनी कुमार बसु के द्वारा। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए ही बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति यानी कि स्वदेश बंधु समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, हैदर राजा ने, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया। वहीं मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया और पूना एवं बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस के संबंध में कुछ विचार हैं, कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। उसमें पहला विचार मैं रख रहा हूं और उस कौन व्यक्ति टिप्पणी करने वाला है उसका नाम आप लोग बताइएगा। जैसे कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कांग्रेस जो है एक बहुत ही कम मात्रा में जो भारत की जनसंख्या है, बहुत छिटपुट लोग हैं, उसी का बस ये प्रेजेंटेशन करती है। ये शब्द किसने कहा था, डफरिन ने। तो लॉर्ड डफरिन के समय ही सन 1885 में एओयू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और वही ये डफरिन कहता है कि कांग्रेस केवल जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि कांग्रेस के पीछे ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांति पूर्वक मरने में मैं मदद करूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, और इसी ने बंगाल का विभाजन किया, कर्जन ने। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस जो है टीबी रोग से मरने वाली है, अर्थात क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने, ये वही अरविंद घोष हैं जो क्या बन गए, क्रांतिकारी से योगी बन गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ओरबिले में जाकर ओरबिले आश्रम की स्थापना किया। अलीपुर बम कांड से बचने वाले व्यक्ति अरविंद घोष ही हैं। तो अरविंद घोष ने क्या कहा कि कांग्रेस जो है क्षय रोग यानी कि टीबी से मरने वाली है। अरविंद घोष ने ही न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक जो है लेखमाला प्रकाशित की। इसका अर्थ है कि कांग्रेस के जो नरमवादी जो नेता थे वे 1885 से लेकर 1905 तक कोई ठोस कार्य नहीं कर पाए थे। इन्हीं ठोस कार्य नहीं कर पाने के कारण ही अरविंद घोष ने उनको संज्ञा दी कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसका मतलब है कि बूढ़े के हाथ में नई लालटेन, यानी कि बूढ़े को तो खुद दिखाई नहीं देता है, उसको नई लालटेन या पुरानी लालटेन देने से क्या फायदा है। तो एक प्रकार का क्या है, कमेंट है। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारत का जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। वंदे मातरम मूल रूप से किसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में, और बंगाली उपन्यास है। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा है,
अश्विनी कुमार दत्त ने, और यही वो अश्विनी कुमार दत्त हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को प्रचार प्रसार के लिए बालीसाल में स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है, शेरे पंजाब इन्हीं को ना कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। लाल बाल पाल त्रिपुट थे, लाल में कौन हो गया? लाला लाजपत राय। बाल में कौन हो गया? बिपिन चंद्र पाल हो गया, पाल में बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है। अच्छा, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि देखिए कांग्रेस का बुराई कौन करेगा? जो लगभग उसके कार्य, जो कांग्रेस के क्रियाकलापों से खुश नहीं है। तो यहाँ लाला लाजपत राय होइए गए कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्र पाल इनके भाई साहब आइए गए, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है कि भाई दे दो दे दो। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था? लेंगे तो स्वराज, हाँ स्वराज लेके रहेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि बॉक्स में कुछ चीजें दी हुई है कि 1893 के अंतर्गत जो है एक परिवर्तन बिंदु रहा। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। इसमें पहला है कि स्वामी विवेकानंद जो है सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। वहां क्या चल रहा था? सर्वधर्म सम्मेलन, और उसमें उन्हें 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया स्वामी विवेकानंद को, और उन्होंने अपने वक्तव्य में संबोधन किया कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, शायद यहीं से वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार क्या कहती है? मेरे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो यहीं से इस चीज को शायद लिया गया है। तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल स्वामी विवेकानंद को बल्कि भारत को भी विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। और स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू। ठीक है, उनका एक पुस्तक है कोलंबो टू अल्मोड़ा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि सन 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। ठीक है, यानी कि संन्यास ग्रहण कर लिए थे ये, अलीपुर बम कांड के बाद बच निकले तो अरविंद घोष। और 1893 में उन्होंने एक लेख माला प्रकाशित किया जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के बारे में कि क्या था। अच्छा, 16 नवंबर 1893 को श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारत आई। 1847 में उनका जन्म है और 1933 में भारत में ही मृत्यु है। तो ये वाराणसी शहर में रहने लगी एनी बेसेंट, और वहीं उन्होंने बनारस हिंदू स्कूल की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, और श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से तुम ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, तो एनी बेसेंट द्वारा बहुत सारे काम किया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, और 1893 में ही महात्मा गांधी जो है दादा अब्दुल्ला नामक सेठ व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, तो वहां पे 1906 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि जो भी भारतीय वहां रह रहे थे उनको एक पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना रहता था। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया में किए, भारत में 17 में कहा किए? चंपारण में तिरकठिया प्रथा के विरुद्ध, नील बगान मालिकों के विरुद्ध। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से देखा जाए तो 1893 का वर्ष भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर नासिक के चापेकर बंधुओं ने, इन चापेकर बंधुओं का क्या नाम था? क्या नाम था चापेकर बंधुओं का? विनायक एवं दामोदर एवं बाल कृष्ण चापेकर। इन लोगों ने क्या किया कि प्लेग के ज्यादतियों से, प्लेग फैला हुआ था नासिक में उस समय, तो ये जो रैंड एरेस्ट नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये लोग घर में घुस घुस कर औरतें, महिलाओं और बच्चों के कपड़े उतरवा कर देखते थे कि आपको प्लेग फैला है कि नहीं। तो इससे जो है काफी लोग आहत हुए। दामोदर एवं बाल कृष्ण चापेकर जो दोनों भाई थे, और इन लोगों ने क्या किया कि रैंड एवं एरेस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, और इन लोगों के द्वारा एक संस्था की स्थापना भी की गई, गुप्त संस्था का। जैसे अभिनव भारत बंगाल में था, वैसे ही महाराष्ट्र में उसका नाम है सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन। अब आते हैं हम लोग बंगाल में।
देखिए, बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था अनुशीलन समिति, ठीक है, जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी और इसमें प्रथम नाथ मित्र जैसे इसके अध्यक्ष थे और उसके अलावा बारिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे कई इसके मेंबर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो था कि इसी बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया, जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्र था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो यही बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे। और इन लोगों के द्वारा खून का बदला खून का नियम निकाला गया कि अगर अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों की हत्या करते हैं, हमारे देश के साथ लूटपाट करते हैं, तो हम लोग भी वैसा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे अंग्रेजों का जन्म करते हैं कि माने दमन का रास्ता अंग्रेज अपनाया, जिसके कारण ये कुचला गया। अब आते हैं कि 30 अप्रैल सन 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 3 लोगों ने बम फेंका था। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने, जिसमें आगे चलकर किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, उसमें पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, वो मारी गई और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को नाबालिग रहते हुए फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस जो थे, युगांतर नामक दल जो बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा निर्मित था, उससे ये रिलेटेड रखते थे, ठीक है। ये मूल रूप से बंगाल के ही रहने वाले थे खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस को जब फांसी हुई तो खुदीराम बोस के मतलब सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, जिसमें मर्दानी एवं साड़ी पर खुदीराम बोस अमर रहे जैसे शब्द लिखे हुए लोग कपड़ा बांधते थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर है कि खुदीराम बोस का सरकारी वकील कौन था, तो मानुक एवं विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील का क्या नाम था, तो कालीदास बोस थे। खुदीराम बोस को मुकदमे में जज कौन था, तो कर्णडफ था, ठीक है। पकड़ने वाली पुलिस कौन थी, तो फतेह सिंह विष्णु प्रसाद मिश्र था और ये रहने वाले थे हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीपुर षड्यंत्र केस, यानी कि अलीपुर बम कांड, यह 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत, अलीपुर चिड़ियाघर कलकत्ता में ही है, वहां जो है 7 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्त बनाया गया, ठीक है। और क्योंकि अवैध जो थे शस्त्र रखे थे और बम बनाने का काम कर रहे थे, और इस क्रम में जो है इस केस में नरेंद्र गोसाई जो है सरकारी गवाह बन गया और इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब सजा सुनाई गई, जिसमें हेमचंद्र दास कानूनगो भी थे, जो कभी अनुशीलन समिति ने उनको पेरिस भेजा था बम बनाने के सीखने के लिए। और यही जो है अरविंद घोष बच निकलते हैं इस बम कांड से और ओरिविले आश्रम जाकर पांडिचेरी में जो है ओरिविले आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अनुशीलन समिति का संबंध तो बंगाल से है, लेकिन अभिनव भारत गुप्त संस्था का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से है। और यहीं पर क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो देश के लिए काला पानी की सजा तक काटे और 1857 की क्रांति को उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक कहा। तो उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इसमें जो है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश वासुदेव सावरकर दोनों भाइयों ने मिलकर सन 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की शुरुआत की। देखिए, अंग्रेजों की जो गलत नीतियां थी उसी से प्रभावित होकर कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्योंकि बंगाल में ही ज्यादा सक्रिय थे, तो बंगाल से इस क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है और पूरा महाराष्ट्र एवं पूरे पंजाब, पूरे भारत में फैल जाती है। तो जब भी क्रांतिकारी कोई गतिविधियां हैं तो कहाँ से शुरू हुई, बंगाल से, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा जो है महाराष्ट्र में वीडी सावरकर बंधुओं के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई, ठीक है। और अभिनव भारत संस्था ने, जैसे अनुशीलन समिति ने हेमदास चंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा था बम बनाने की कला सीखने के लिए, उसी तरह अभिनव भारत ने किसको भेजा था बम बनाने की कला सीखने के लिए, पीएन बापट को। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पीएन बापट को, ठीक है। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर या गणेश वासुदेव सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताएं लिखी, जिसके कारण नासिक का जो सेशन जज था जैक्सन, उसने इन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर
जो है इनको आजीवन जो है निर्वासन दे दिया, मतलब काला पानी की सजा दे दिया। इसी का बदला लेने के लिए अभिनव भारत की संस्था के जो मेंबर थे उसमें अनंत लक्ष्मण कनहरे का नाम सुना होगा, मेन नाम में यही आता है, लेकिन उसके अलावा 2-3 लोग और थे जैसे कृष्ण गोपाल जी कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे। इन लोगों ने क्या किया कि जैक्सन को गोली मार दिया, नासिक के रेलवे स्टेशन पर मार दिया फाटके पर। 2 गोली कांड गजब का इंपॉर्टेंट है। एक तो है वहां 1940 में जो उधम सिंह जनरल वो डायर को गोली मारा लंदन जाकर, और दूसरा ये लोग नासिक रेलवे स्टेशन पर जैक्सन को मारा। ठीक है, तो कौन कौन मारे? अनंत लक्ष्मण कनहरे, गोपाल की कृष्णजी गोपाल कर्वे और नारायण देशपांडे। कृष्णजी गोपाल कर्वे, नारायण देशपांडे, लेकिन मेन नाम है इसमें कौन? अनंत लक्ष्मण कनहरे का। इन लोगों ने जैक्सन को फाटके पर गोली मार दी। ठीक है, अब आते हैं लोग बाल गंगाधर तिलक पर। बाल गंगाधर तिलक काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है। और 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, तब ये मराठा था, द मराठा यानी कि अंग्रेजी में छपता था, और केसरी जो था वो मराठी भाषा में छपता था, क्योंकि महाराष्ट्र की मूल भाषा क्या है? मराठी। तो केसरी किस भाषा में छपता था? मराठी में, और द मराठा अंग्रेजी में। 1881 में इन्होंने अखबार निकालना शुरू किया और इन्होंने नव जागरण का काम शुरू किया देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सन 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव को भी इन्होंने शुरू कराया। क्यों कराया था? क्योंकि लोगों को जोड़ना था। प्राचीन काल से आप देखिएगा कि मंदिरों मस्जिदों का निर्माण लोग क्यों कराता है? क्योंकि वहां तो आदमी बैठेगा, जानेगा, सुनेगा, आखिर करना क्या है। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो है गणपति उत्सव कब शुरू हुआ? 1893 में। किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा। और सन 1895 में शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत बीजी तिलक के द्वारा की गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की। ठीक है, सबसे पहले उनको 18 महीने की सजा कब हुई? सन 1897 में। ठीक है, राजद्रोह का आरोप लगाकर, और उसके बाद उनको 6 वर्ष की सजा होती है। 18 माह का मतलब कितना हो गया? 1.5 वर्ष। 1897 में, और फिर सन 1908 में जो है उनको 6 साल की सजा होती है और उनको बर्मा के मांडेले जेल में भेज दिया जाता है। और वहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है। और जो तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, इनको 6 वर्ष की सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? दावर चाहे दानव। और यहाँ खुदीराम बोस को सजा सुनाने वाला जज कौन था? कर्नल डफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है कि सर वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। उसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, और साथ ही जो आर्य समाज था, आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की थी, उसको भी कहा कि ये भी भारतीय अशांति का जनक है। 2 लोगों का था, एक तो संस्था थी आर्य समाज और दूसरा इसको बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक का कि तो इतना हिम्मत कि हम भारतीय में अशांति फैलाओ कि हम ही मन दोषी बने। उससे लड़ने के लिए कहाँ ही चले गए? चल गए लंदन। उससे लड़ने के लिए लंदन चले गए। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि यहाँ जो ये चला रहे थे, कौन चीज, होम रूल आंदोलन जो शुरू किए थे, वो धीरे धीरे खत्म पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अच्छा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र एक छपता था जिसका नाम था काल। उसके लेखक कौन थे? परांजपे। ठीक है, कि लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी। और क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा, क्योंकि मैडम भिखाजी कामा ने सन 1907 में जर्मनी में जो विश्व कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले तिरंगा झंडा को उन्होंने ही फहराया था।
ठीक है। तो क्रांतिकारियों के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। और मैडम भिखारी कामा ने को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। ये सर नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा आप लोग कि वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था, ठीक है। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया। कब? जब वो 1916 में होम रूल आंदोलन को चला रहे थे। और उसी के जो संपादक थे जॉर्ज अरुंडेल, उन्होंने ही सबसे पहले न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ में जो है इस लेख को छापा कि आखिर यहाँ पर होम रूल चलाया कैसे जाए। तो इसीलिए क्या की एनी बेसेंट कि जॉर्ज अरुंडेल को अपने वाले होम रूल लीग में सचिव बना दी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, दो आदमी जो होम रूल लीग चलाया लोग, एक तो तिलक चलाए सबसे पहले, उसके बाद एनी बेसेंट चलाई। तो तिलक जो थे गरम दल के थे, तो इनमें बढ़िया बढ़िया नेता लोग मने नहीं थे। और कांग्रेसी के बाकी जितना नेता थे सब तो नरम थे, वे लोग किस में थे? एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। और नवाब बकारुल मुल्क उसके उस समय के अध्यक्ष थे। किसके? सम्मेलन के, मुस्लिम लीग के नहीं। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है, ढाका में हुई थी। और बाद में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ बना था? लखनऊ में। तो जब ये प्रश्न पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, तो ढाका में, ठीक है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, किनके लिए जो है 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? मुस्लिमों के लिए, बिल्कुल सही है। और मुस्लिम लीग ने, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बंगाल विभाजन का क्या मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था? किया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुस्लिम लीग की एक शाखा का गठन सन 1908 में किस माने विदेशों में कहाँ हुआ था? लंदन में होता, ठीक है, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था, ठीक है। अब वहीं आ गई भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिखारी कामा को, ठीक है। वह मूल रूप से किस देश की नागरिक थी? फ्रांसीसी थी। और जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त सन 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। और इनके माता पिता पारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। तो दादा भाई नौरोजी तो शुरू से लगे हैं का। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को एक उपनाम दिया गया है, क्या दिया गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बताइएगा कि सन 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? विलियम कर्जन वाइली की, ठीक है। सन 1909 में मदन लाल ढींगरा ने जो है विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। अच्छा, जैक्सन को गोली किसने मारी थी? अनंत कन्हारे। उसके अलावा कृष्णजी गोपाल गर्वे और नारायण देश पांडे, ये तीनों लोग अभिनव भारत नामक संस्था के सदस्य थे। और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर एवं उसके भाई गणेश विनायक सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया। और इसमें सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत के लिए इसमें बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया, रद्द किया गया। और उसके अलावा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले गया, बिल्कुल सही है। और उसी समय बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया। उड़ीसा उस समय अलग नहीं हुआ था, बिहार में उड़ीसा शामिल था। देखिए 1935 में खुद ध्यान से सुनिएगा लोग। दिसंबर 1911 में दिल्ली में जो है
एक भव्य दरबार का आयोजन होता है, किसके लिए? जॉर्ज पंचम जॉर्ज पंचम एवं मेरी के लिए, ठीक है। ये लंदन के राजा आएंगे और खूब बढ़िया, जब राजा आएंगे तो जो भी मोदी साहब आते हैं बिहार में उसमें कुछ दे के जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। तो जब बुलाए तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग ल्यूटिये, ठीक है। तो दिसंबर 1911 में क्या कहे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बिहार को अलग प्रांत बना दिए, जिसमें उड़ीसा भी, झारखंड भी उस समय शामिल था, ठीक है। और बिहार को अलग प्रांत बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1936 में। और फिर बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया? 15 नवंबर 2000, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिसंबर 1911 में तो घोषणा हुआ, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि ये जो दिल्ली में जो दरबार हुआ था 23 दिसंबर 1912 को, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग को, ठीक है। लेकिन उस समय जो था वो हाथी पर बैठकर घूम रहा था, गलती से क्या हुआ, बम लगा नहीं, वो लॉर्ड हार्डिंग बच जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी में कि जब बम फेंके तो लॉर्ड हार्डिंग किस पर सवार था? घोड़ा पर, हाथी पर, गधा पर, तो हाथी पर ही सवार था, ठीक है। और इसमें जो है इसी को कहा जाता है दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस, इसको कहा जाता है इसी लॉर्ड हार्डिंग को। कब बम मारा गया था? 1912, ठीक है। तो इसमें 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें थे मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। और दीनानाथ यहाँ पर देखिए, जब भी दिल्ली केस का नाम आएगा तो दीनानाथ। अलीपुर में नरेंद्र गोसाई, ये सब गद्दार है सब देश का, गवाह बन गया। और मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई और रास बिहारी बोस फूल हो गए। तब न जाकर आजाद हिंद फौज का गठन कर दिए, तब न बाद में जाकर आजाद हिंद गठन किए, बाद में सुभाष चंद्र बोस को वापस मिला। यहाँ से भाग गए कौन? रास बिहारी बोस। और बम किसने मारा था? रास बिहारी बोसे ने, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि एक और व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब तो हम लोग यहाँ से क्या क्या पढ़ लिए कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें बंगाल पढ़ लिया, उधर महाराष्ट्र पढ़ लिया और इधर दिल्ली भी पढ़ लिया, ठीक है, तीनों जगह का। अब हम लोग चलते हैं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां कैसी थी, ठीक है। तो बात है 1 नवंबर सन 1913 की कि कुछ भारतीय थे, जिसमें लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और इसमें सोहन सिंह भखन्ना इसके प्रथम अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान देना है। आपको मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी काशीराम के द्वारा की गई थी। और बिहार एसआई में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भखन्ना। लाला हरदयाल तो मेन आदमी थे। अब गांधी जी कुछ बने नहीं बने, लेकिन मेन तो गांधी जी थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछेगा कि किसके नेतृत्व में जो है 1913 में अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? लाला हरदयाल। जब ये गदर पार्टी की स्थापना की गई तो इसके अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भखन्ना, ठीक है। और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने थे, ठीक है। और काशीराम कोषाध्यक्ष। देखिए, गदर जो बना तो इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था गदर नाम से ही अखबार निकाला, जो उर्दू में था। लेकिन धीरे धीरे ये गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी और हिंदी तक में ये छपने लगा। नाम है गदर। अभी सनी देओल का एक मूवी हो गया है गदर 2 भी आइए रहा है, ठीक है। अब यहाँ से, और इसमें ये लोग जब छापता था गदर अखबार में तो लिखता था लोग कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। क्या स्लोगन था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। जैसे फिल्म नहीं करता है गदर एक प्रेम कथा। एक प्रेम कथा क्या है? एक प्रकार का स्लोगन है, दिया गया है। उसी तरह ये लोग गदर नाम तो अखबार का हो गया, लेकिन उसमें लिखा था लोग अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। उसके बाद आते हैं लोग, एगो कहानी खूब बढ़िया है, पता नहीं सही है कि क्या है, हम लोग को पढ़ना है कि कोमा गाटा मारू प्रकरण, जिसमें बाबा गुरुदत्त नामक एक पंजाबी थे
उन्होंने सन 1914 में एक जहाज किराए पे लिया, जापानी जहाज। हाँ जापानी जहाज, और 351 यात्रियों को लादा और हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई, संघर्ष हुआ। कहाँ से लेकर चले थे? कनाडा से, और 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 घायल हो गए। ठीक है। एक और घटना है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। जेड हालवे ने उसका गठन किया और कहा कि सिराजुद्दौला जो है 4/5 के रूप में 136 आदमी को ठूस दिए। कोई संभव है? और उसका रचयिता जेड हालवे था। वो जाए कहानी सुना दिया, लिख दिया कागज में कि हाँ सही बात है, वो तो मानियो गया होगा। सिराजुद्दौला को देखिए कितना फंसाने के लिए कुछ नहीं लोग कर सकता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट एक प्रश्न और जाता है कि महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने कब सम्मानित किया था? 1915 में। ठीक है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत भी लौटे थे साउथ अफ्रीका से। तो इनको कैसरे हिंद का उपाधि क्यों दे दिया? ये तो भारत में थे नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे अंग्रेज सैनिक जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बोअर युद्ध वहाँ चल रहा था साउथ अफ्रीका में। बोअर का मतलब होता है वहाँ के स्थानीय किसान, और अंग्रेजों का राज भी साउथ अफ्रीका में था जैसे इंडिया में था। तो वहाँ बोअर युद्ध में जो भी अंग्रेज सैनिक घायल होते थे या वहाँ के जो भी स्थानीय बोअर सैनिक जो थे साउथ अफ्रीका घायल होते थे, उसको इन्होंने गांधी जी ने एक एम्बुलेंस सेवा स्थापना किया भारतीय लोगों के पैसे से, और जो घायल हो जाते थे उनकी सेवा करते थे। उसी सेवा के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। और जब वहां से आए तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 14 में। तो ये कहे कि भाई भर्ती हो जाइए, अंग्रेजों को जिताइए, अगर ये जीत जाएंगे तो हमको आजाद कर देंगे, इसीलिए इनका नाम भी रख दिया है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि गांधी जी तो 1915 में चले आते हैं। ठीक है। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। तो आते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। इसमें कांग्रेस के दोनों दलों में, चूंकि सूरत में क्या हो गया था, फूट हो गया था, और उसके 1 वर्ष पूर्व मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी थी। तो मुस्लिमों का हिंदुओं से कुछ ज्यादा बनाव नहीं था। वे लोग कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ जो है तिलक एवं एनी बेसेंट के काफी प्रयासों के कारण जो है मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता हो गया, और इसमें मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों दल एक हो गए। और एक होने के बाद इन लोगों ने प्रयास किया, सरकार के समक्ष जो है ज्ञापन सौंपा कि हमको भाई आज़ाद कीजिए। लेकिन अंग्रेज तो क्या, वो तो कहता कुछ था करता कुछ था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि यहाँ 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है। और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मिलन कब हुआ? 16 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। और इधर से कौन थे? तिलक एवं एनी बेसेंट, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना मिल के मतलब राय करवा दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग हम चले तो होम रूल लीग पर। तो बताइए कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? क्यों की थी? स्वशासन। होम रूल का मतलब होता है घर का शासन। ठीक है। इन्होंने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टर को बनाए, जो पारसी थे, और सचिव एनसी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा यानी कि अंग्रेजी वाली और केसरी यानी कि मराठी भाषा के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ से ये प्रश्न आएगा कि तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपिस्टर, और सचिव एनसी केलकर। ठीक है। अब एनी बेसेंट ने क्या किया कि सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, और इसमें लीग का सचिव किसे बनाया? जॉर्ज अरुंडेल, जो उनके पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के में लिखने का काम करते थे। देखिए जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब नरम दल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, इसी एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग से जुड़े थे। ठीक है। और इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले ने। और ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो लोग थे, वो होम रूल लीग में भाग लेने की अनुमति इनको नहीं दी गई थी। ठीक है। हाँ। अच्छा, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने क्या कहने लगे? भर्ती कराने वाला सर्जेंट।
ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 1916 में। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद अहमदाबाद के करीब करीब है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण चंपारण में। क्यों हुआ था? तिलकटिया माता ने लिखी थी, किसानों ने कब हुआ था? 1917 में। और उनको बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। बहुत बढ़िया। राजकुमार शुक्ला के गांव का क्या नाम है? उनके गाँव मुरली हरहरवा, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला के बारे में कुछ चीजें हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं। कि चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार यानी कि राजकुमार शुक्ला की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, अर्थात जब उस समय आर्थिक मंदी चल रही थी, ठीक है। और अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा उस टाइम में 1929 में, और कहा कि यह चंपारण का अकेला मर्द है। जिस तरह कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था 1857 के क्रांति में कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है ये क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, उसी तरह यहाँ एमन ने कहा कि चंपारण का जो है अकेला मर्द है, ठीक है। और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अब बताइए तिनकठिया का मतलब क्या होता है? एक बीघा में 3 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, यानी कि 0.3/20, ठीक है। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किया गया था। और खेती का उन्हें 2 तरीका कौन था? कुरतौली और कुस्की। और तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो यहाँ से प्रश्न अगर आज पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में। भारत में कहेगा तो चंपारण, चंपारण। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न हमें बताइएगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा था? ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ सन 1917 को लाया गया, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड जो है वो उस समय का वायसराय है। तो इन लोगों के द्वारा जो है तत्कालीन जो उस समय जो नियम कानून लागू किया गया था उसी में सुधारों के लिए इन लोगों ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य जो है भारत में स्वशासन को डेवलप करना है। माने आप ही लोगों को राजपाट हमको दे देना है। स्वशासन एकदम न दिया जाएगा बल्कि धीरे धीरे दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप लोगों को शासन करने का तरीका नहीं मालूम। अंग्रेजों का यही कहना था कि तुम लोग बर्बर हो, तुम लोगों को हम लोग धरती के सबसे श्रेष्ठ आदमी हैं, तुम लोग को रहना कैसे है, राज कैसे चलाना है, ये चीज सिखाने के लिए हम इंडिया आए हैं। नहीं तो हम तुम पर राज करने थोड़े आए हैं, हम सिखाने आए हैं कि आखिर नियम कानून होता क्या है, रहना कैसे है, शासन कैसे चलाना है। इसलिए सब लोग और प्रगति के विषय में निर्धारण सुन लीजिए, सिखाया गया। सुन लीजिए। और ये जो कानून जो बनेगा इसमें क्या क्या कमी बेशी होगा, इसका निर्धारण एवं जांच ब्रिटेन की संसद और अंग्रेज लोग करेंगे। देश हमारा और इसके लिए कानून हम नहीं बनाएंगे, उन लोग बनाएगा। और इसी की 1917 वाली कानून जो ये लोग लाया, इसी में यह नियम था कि 10 वर्ष बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, हाँ। तो कहने तो क्या किया, साइमन कमीशन भेजा इसी में जांच करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल कहा? कि सूर्य साला उगवे ना करी भोर के 9 बजे बाल गंगा, ठीक है, याद रखिएगा लोग। और मॉन्टेग्यू को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी? यही नरम दल वाले उदारवादी लिबरल, वो कौन थे? उदारवादी नरम दल वाले कांग्रेस। उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, मॉन्टेग्यू घोषणा तो भारत का मैग्ना कार्टा है। वाह यार। तिलक ने क्या कहा कि सूर्य बिना उषा काल। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा आप लोग कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की स्थापना सन 1920 में किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा फंसता है। एमएन जोशी ने। एमएन जोशी ने सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने जो है
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया था? चंपारण के बाद 1918 में। ठीक है, और यहीं पर जो है सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी ये भारत की उस समय की, और यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया जिसमें बताया कि पूंजीपति जो है वो मजदूरों के हितों की रक्षा करना ट्रस्टी है। कहने का मतलब है कि अगर आप मिल चला रहे हैं, मालिक हैं, आप लेबर का नहीं रक्षा कीजिएगा तो कौन रक्षा करेगा? हालांकि गांधी जी जो थे वे हड़ताल के विरोधी थे। कहने का मतलब है कि अगर मिल में आप हड़ताल कर देते हैं 2 महीना तो आपका घर तक खाना नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, मिल मालिक का क्या जाएगा? वो तो पहले ही से कमा के रख ले, हड़ताल करने से क्या फायदा है? लेकिन फिर भी उन्होंने यहीं पर क्या किया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में दिया। कहा कि आप ही ने लेबर को, आप मालिकों के लेबर के बारे में नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा? देखिए कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, माने अंदरूनी वो नहीं होता है प्यार भावना से किसी को कराना। तो यहाँ से प्रश्न अगर उठेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एमएन जोशी ने 1920 में। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने कहा दिया तो अहमदाबाद 1918। ठीक है, और ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाला मालिक ही है, मिल मालिक। अच्छा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद, इसी में, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, अच्छा, गांधी जी ने कहा कर नहीं आंदोलन चलाए। गांधी जी ने जब आए ना तो 3 आंदोलन बड़ा विशेष है। एक तो 17 चंपारण, दूसरा 18 अहमदाबाद मिल मजदूर, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 कर नहीं दो आंदोलन। कहने का मतलब अकाल आया था, सूखा पड़ा था, इन लोगों को चाहिए पैसा, टैक्स चाहिए, तो कहेगी कोई टैक्स नहीं जमा करेगा। अब बाद में वहाँ इतना ना विरोध हुआ, गांधी जी को जानबे करते हैं, चंपारण में जीतिए चुके थे, उधर अहमदाबाद में जीतिए चुके थे, तो कहा सब कि गांधी जी आ गया है, ज्यादा उन्होंने करवा लोग पूरा देश उनके पीछे चल दी। वो साउथ अफ्रीका में हालत खराब कोई नहीं रहा, संगे संगे ये इंडिया में नियम कानून टूट जाए तो ऐसे बढ़िया बाकी कोनो टैक्स वसूले मत जासन, मतलब आपसे में राय हो गया अंग्रेजों में कि भाई वहाँ टैक्स नहीं वसूल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया? 1773 में। 73 में थोड़ा 17 में रॉलेट क्या? 1919 में 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और इसका रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? काला कानून, बिना वकील बिना दलील 2 साल गिरफ्तार करके आपको गिरफ्तार करके रख लेंगे। ठीक है, यानी कि न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। और गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देश व्यापी जो है आंदोलन चलाया। और ठीक इसके बाद 7 दिन बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया अमृतसर में। और इसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष था, कोई होता था ना अधिवेशन, तो वहाँ वो स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था जो पूरा अरेंजमेंट करता था। तब तक इन लोगों को अंग्रेजों पकड़ लिया था, और वहाँ उसी में लोग, बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में कि भाई कुछ मीटिंग किया जाए। तब तक ही पहुंचा REH डायर और अंधाधुंध गोली चला दिया, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे, लेकिन गोली चलाने वाला REH डायर था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्या हुआ, और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेजों को सहायता की थी। दिल्ली केस में दीनानाथ, अलीपुर में नरेंद्र गोसाई, और यहाँ कौन हो गया? हंसराज। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है, और शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी कि वो क्या थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 गो व्यक्ति नियुक्त होता था, जिसमें शंकर नारायण भी थे, बनारस का राजा भी था। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आदमी को रखता है। ऐसे ही लोगों को रखेगा अंग्रेज अपने साथ में। कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है कि कार्यकारिणी में अगर 5 गो मेंबर है, अगर 5 में 3 एक तरफ वोट दे दिया और 2 एक तरफ दे दिया तो 3 तरफ वाला जीतेगा। तो ये अपने अपने पेट का आदमी को रखेगा। तो यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? गांधी। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था?
शंकरन नारायण ने। रविंद्र राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी? जमनलाल बजाज ने। नाइटहुड और सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर। सर कहीं चाहे नाइटहुड कहीं, बतिया बराबर होगा। नाइटहुड कहिए चाहे सर कहिए। तो यहाँ से मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 19 में उस समय गोली कौन चलवाता था? आरएस डायरेक्ट अच्छा, पंजाब का गवर्नर कौन था? ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस व्यक्ति ने अंग्रेजों का सहयोग किया था? हंसराज। ठीक है, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दी थी? शंकरन नारायण ने। ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था? सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल सही है। और उसके अलावा राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? जमनलाल बजाज ने। जमनालाल बजाज राय बहादुर का मतलब समझते हैं? दीवान बने थे। ठीक है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। ऐसे भी दिख रहा है कि 5 गो अंग्रेज है, एक तरफ वोट दे देगा तो 3 गो भारतीय को वोट देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें जो 3 भारतीय थे, सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। अच्छा, कांग्रेस ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी का गठन किया। वो किसके नेतृत्व में किया था? ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, विश्व हिंदू परिषद, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। अच्छा, जालियांवाला बाग जो था वो कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति था। ठीक है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? कहने का मतलब है कि जब लोरा चल रही है ना, तो अंग्रेजों का मुसलमान लोग कहा था यहाँ का कि तुर्की को मत बांटिएगा, लेकिन अंग्रेज क्या किया कि तुर्की को 2 भागों में बांट दिए और वहाँ जो खलीफा थे उनके पावर सीज कर दिए। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चला और गांधी जी ने देखा कि भाई मुसलमान का ये आंदोलन है, हम साथ देंगे तो पूरा मुस्लिम समुदाय हमारे साथ हो जाएगा, तब जाकर असहयोग आंदोलन शुरू किए। तो खिलाफत आंदोलन के द्वारा ही, जिसमें अली बंधु थे, उन लोगों के कहने पर ही सबसे पहले यहाँ पर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसी खिलाफत में आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, और रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। ठीक है, और नागपुर अधिवेशन में इसको कर दिया गया। और इसके प्रस्ताव को किसने दिया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दास ने, चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया था। 2 भाई थे। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के विरोधी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। ये लोग चाहते हैं कि मारी काट मचाओ। अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने गांधी जी को एक पत्र लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के विरोध में क्या हो जाता है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा नामक घटना हो जाती है जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली जाती है। और क्षुब्ध होकर गांधी जी जो है 11 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं और महात्मा गांधी उस समय बारडोली गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद 13 मार्च 1922 को 2 दिन बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई जाती है। ठीक है, जिसमें 2 वर्ष बाद नाटक के कारण विवाह हो जाता है। अच्छा, ये प्रश्न बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। यह किसने कहा? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने, जब उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अगस्त 1929 को बम फेंका था। और उस समय उस असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है।